हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे टाइम सीरीज़ की थ्योरी। एक बच्चे का कमेंट आया था कि प्लीज़ मैम इसकी थ्योरी भी करवा दीजिए, यानी कि इस चैप्टर को स्टार्टिंग से करवा दीजिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की थ्योरी। देखिए, टाइम सीरीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल श्रेणी। ठीक है, काल श्रेणी का अर्थ क्या होता है? समय के किसी माप के आधार पर एकत्रित आंकड़ों के समूह को काल श्रेणी अथवा कालिक श्रृंखला कहते हैं। यानी कि जो समय के अकॉर्डिंग हमें, जैसे कि समय के अकॉर्डिंग यानी कि वर्ष, महीने या दिन के आधारों पर जो हमें आंकड़े दिए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? काल श्रेणी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आंकड़े समय यानी कि दिन, महीने या वर्ष के आधार पर दिए गए हों तो उन्हें काल श्रेणी कहते हैं। सेम ही लाइन, काल श्रेणी के अंतर्गत दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक तो स्वतंत्र चर मूल्य, ये समय को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि हम समय के अकॉर्डिंग ही, समय क्या है? स्वतंत्र चर मूल्य है। समय के अकॉर्डिंग बदलाव होते हैं ना, जो वो होते हैं इंडिपेंडेंट चर। ठीक है। आश्रित चर मूल्य, ये समय के साथ साथ उत्पादन, बिक्री, जनसंख्या आदि आंकड़ों के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करते हैं। निम्न उदाहरण काल श्रेणी के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। यानी कि समय के अकॉर्डिंग की जो भी चेंजेस होते हैं हमारे समय के अकॉर्डिंग होते हैं। आज के टाइम में जिन चीज़ों के अंदर उत्पादन ज़्यादा होता है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो कम हो, और हो भी सकता है कि वो आने वाले टाइम पर ज़्यादा हो। तो ये समय के जो समय चर है वो क्या है? स्वतंत्र चर है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कि तालिका 1 में हमें क्या दिया हुआ? वर्ष दिया हुआ, और जो है वर्ष, उनके अंदर जो गैप होगा वर्ष का वो इक्वल होगा। यानी कि ये नहीं होगा कि 2019 के बाद 2011 दे दिया तो 2012 दे दिया। ठीक है, यानी कि जो इंटरवल होगा उनका जो गैप है वो बिल्कुल सेम होगा। 2009 है तो 10, अगर 10 है 12 है तो 14, मतलब यदि अगर 1 का गैप है तो 1 और अगर 2 का गैप है तो 2। और उत्पादन ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास वर्ष की जो तालिका 2 में क्या है? ये वर्ष है, और ये जनसंख्या, यानी कि उत्पादन में कितना फर्क हुआ है, जनसंख्या कितनी बड़ी है, वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ये नहीं है कि टाइम आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, टाइम क्या है? स्वतंत्र चर है। एक तालिका में दिया गया है कि उत्पादन 2009 से 13 की समय अवधि के अंतर्गत दिखाया गया है। ठीक है, और दो तालिका में देश की जनसंख्या दिखाई गई है। ये दोनों ही क्या है? काल श्रेणी के उदाहरण है। हम इनकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं। कैनी एंड किपिंग के अनुसार, समय अनुसार दिए गए आंकड़ों के समूह को काल श्रेणी कहते हैं। यानी कि समय हमारे पास मेंशन होता है और जो आंकड़े दिए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनके समूह को क्या बोलते हैं? काल श्रेणी बोलते हैं। एक डेफिनेशन बहुत है, अगर आप करना चाहते हो तो आप ये वाली भी कर सकते हो, क्रॉन्स्टन एंड काउडन के अनुसार। काल श्रेणी में आंकड़े जो है वो समय अनुसार क्रमबद्ध होती हैं। ये भी सेम ही है। काल श्रेणी का महत्व, काल श्रेणी के महत्व में क्या कहा गया है? भूतकाल में हुए परिवर्तनों का अध्ययन। काल श्रेणी की सहायता से आंकड़ों में भूतकाल में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर हम एक डाटा बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो पास्ट में कितने चेंजेस हुए, पास्ट में बढ़ी है किसी उत्पादन की डिमांड या घटी है, तो हम क्या करते हैं? एक आंकड़ा बना के उसका अध्ययन कर लेते हैं। भूतकाल में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का विश्लेषण करके ही अर्थशास्त्री एवं व्यवसायी विषय अनुभव से लाभ उठाकर अपनी वर्तमान नीतियाँ कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, इसको अच्छे से समझना। वो कहना चाह रहा है कि हम जो आंकड़े बनाते हैं, जो टेबल बनाते हैं, ठीक है, जैसे बायोडाटा जो हम तैयार करते हैं, हम पास्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे क्या क्या चेंजेस आए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? आने वाली नीतियां निर्धारित करते हैं कि हमें किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए और किस चीज़ का कम करना चाहिए। भविष्य के बारे में अनुमान, यह है हमारा सेकंड पॉइंट। काल श्रेणी की सहायता से भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान संभव हो जाता है। यानी कि अब देखो, अब हमारे पास अगर हमने पास्ट का आइडिया लगा लिया, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आज के टाइम में इन प्रेजेंट हमारे पास कितनी डिमांड है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास इन फ्यूचर उस चीज़ की डिमांड कितनी होगी। तो हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं? प्रोडक्शन एडवांस करके रखते हैं, क्योंकि भूतकाल के अध्ययन भविष्य के बारे में अनुमान के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। मतलब कि पहले का जो अध्ययन किया गया होता है भूतकाल, और इन प्रेजेंट का जो अध्ययन किया गया होता है वो क्या होता है? भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। जैसे कि हमारे पास भूतकाल का हम देख लेते हैं बायोडाटा क्या है, इन प्रेजेंट का देख लेते हैं कि हमारे पास किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, किन की कम है, तो हम अपने फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हैं। व्यापार चक्रों का अनुमान, काल श्रेणी के चक्र या उच्चावचनों की सहायता से व्यापार में होने वाले परिवर्तनों जैसे समृद्धि, गिरावट, मंदी, पुनरुत्थान का पता चलता है। यानी कि कब हमारा जो ये व्यापार है वो कब चला है, ठीक है, कब रुक गया है। और ये आपका आगे एक ये भी है, ये बना हुआ डायग्राम आपका, ये क्या है? प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, यानी कि कब हमारा जो व्यापार है वो कब तेजी पे है, कब गिर रहा है, कब रिकवरी हो रही है, कब इनका वेरिएशन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? कब डिप्रेशन है यानी कि कब मंदी पे है ये, तो ये क्या है? इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, व्यवसायी इस जानकारी से अपनी क्रियाओं को निर्धारित करता है जिससे संभावित हानि से बचा जा सकता है। यानी कि हम आइडिया लगा लेते हैं पहले कि हमारे पास आगे हानि होगी या नहीं होगी, थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है, तो उससे क्या होता है? हमारे जितना अगर हमें लगता है कि हानि होगी तो हम क्या है? उस हानि से बच सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, अन्य काल श्रेणी से तुलना। काल श्रेणी विशेषण विभिन्न काल श्रेणी से तुलना के लिए भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न काल श्रेणी की आपस में तुलना करके इनके कारण व प्रभाव विस्तृत विशेषण दिया जा सकता है। यानी कि हम क्या करते हैं, किन कारणों से हमारी मंदी आई, किन का प्रभाव पड़ा है, ठीक है, तो हम इनका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अन्य काल श्रेणी से तुलना करके वर्तमान परिवर्तनों का अध्ययन। काल श्रेणी विशेषण विभिन्न आर्थिक चरों जैसे कि राष्ट्रीय आय, निर्यात, आयात। निर्यात का मतलब क्या होता है कि हम अपने यहाँ से कोई वस्तु का निर्यात करना, ठीक है, और आयात का मतलब क्या होता है, किसी और देश से अपने देश में वस्तु को मंगवाना, ठीक है। कीमत, उत्पादन आदि में वर्तमान परिवर्तनों के अध्ययन में भी सहायक होता है। यानी कि इनमें क्या चेंजेस आए हैं और इनका क्या मतलब इफेक्ट पड़ा है, इन चीज़ों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, कीमतें कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, उत्पादन हमारा कितना बड़ा घटा है, तो इनका भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सार्वभौमिक उपयोगिता। काल श्रेणी विशेषण में सभी वर्ग, व्यवसायी, कृषक, उपभोक्ता, अर्थशास्त्री, सरकार आदि लाभ उठाते हैं। ये सभी क्या है, अपनी काल श्रेणी से सभी लाभ उठाते हैं और अपनी क्रियाओं को नियंत्रित व संचालित करते हैं। ये मैंने वर्ड पहले ही लिख देते हैं। संचालित का मतलब क्या होता है, लागू करना, यानी कि अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उनको लागू करते हैं। काल श्रेणी के संघटक कौन कौन से हैं, उपनति, प्रवृत्ति, ठीक है, मौसमी, उच्चावचन। उपनति प्रवृत्ति क्या होती है, जो हम ट्रेंड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। मौसमी, उच्चावचन, चक्रीय उच्चावचन। चक्रीय उच्चावचन क्या है, आपके हिक्स के मॉडल में था पहले। अनियंत्रित या देव उच्चावचन, ये क्या होता है, बहुत तेजी या कमी, बहुत तेजी या कमी होना। आगे इनको डिफाइन किया गया है। आज मैं आपको उपनति वाला बता देती हूँ, बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उपनति, प्रवृत्ति या प्रवृत्ति, ठीक है। दीर्घकाल में किसी श्रृंखला के बढ़ने या घटने की सामान्य प्रवृत्ति को उपनति प्रवृत्ति या दीर्घकालीन प्रवृत्ति कहती हैं। किसी भी श्रेणी में समय समय पर विभिन्न उतार चढ़ाव होते रहते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु दीर्घकाल में उस श्रृंखला में एक दिशा में बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि ये कांस्टेंट होता है, या तो वो बढ़ ही रहा है या फिर वो घट रहा है, ठीक है। ये नहीं कि वो बढ़ गया फिर घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया, ऐसा कुछ नहीं। या तो वो बढ़ रहा है दीर्घकाल के अंदर एक ही दिशा में, या तो वो बढ़ रहा है या तो वैसे बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर वो घट रहा है, यानी कि वो डिप्रेशन की कंडीशन में है उस टाइम पे। इससे उपनति प्रवृत्ति कहते हैं। उपनति प्रवृत्ति में अल्पकालीन प्रवृत्ति शामिल नहीं होती। उपनति प्रवृत्ति में कौन सी प्रवृत्ति शामिल होती है, दीर्घकालीन, ठीक है, परिवर्तन ही शामिल होते हैं, बल्कि दीर्घकाल में हुए परिवर्तन शामिल होते हैं। और उदाहरण के लिए यदि हम औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों का 2001 से अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि 1-2 वर्ष को छोड़कर औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में सामान्य वृद्धि हुई है। यानी कि वो क्या 1 या 2 वर्ष ऐसे होंगे जिनमें कमी हुई होगी, लेकिन क्या है, अभी तक वृद्धि हुई है, यानी कि वो एक ही लाइन के ऊपर है, यानी कि उनमें बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार वस्तुओं की कीमतें, मुद्रा की पूर्ति, बैंकों की जमा, जनसंख्या आदि में भी वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार 2001 से अब तक भारत में प्रति हजार मृत्यु दर में निरंतर कमी होती जा रही है। इससे वर्ष असामान्य कारणों से मृत्यु दर बढ़ी भी है, परंतु दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग पीरियड के अंदर वो क्या है, प्रवृत्ति कमी की ओर ही है। अतः अब उपनति प्रवृत्ति किसी काल श्रेणी में निरंतर वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति का वर्णन करती है। और अधिकतर जनसंख्या वृद्धि, उत्पादन वृद्धि में सुधार, पूंजी निर्माण, व्यावसायिक संगठन में सुधार आदि कारणों से ही काल श्रेणी में उपनति प्रवृत्ति यानी कि रेगुलर कमी या रेगुलर वृद्धि ही को ही प्रकट करती है। उपनति प्रवृत्ति को 2 प्रकार से दिखाया गया है। रेखीय प्रवृत्ति, जब काल श्रेणी में दीर्घकालीन वृद्धि या कमी एक स्थिर मात्रा में होती है, यानी कि कांस्टेंट लेवल पे होती है, ठीक है, या तो वो बढ़ रही है या कमी हो रही है, तो उसे रेखीय प्रवृत्ति कहा जाता है। तभी उसे रेखा के द्वारा हम प्रकट करते हैं, इसे सरल रेखीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसको निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको किसके द्वारा दिखाया जाता है, y इक्वल्स टू में a, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस bx, ठीक है। और सरल रेखीय प्रवृत्ति कहते हैं समान अनुपात के अंदर परिवर्तन होना। पैराबोलिक प्रवृत्ति, जब काल श्रेणी में दीर्घकालीन वृद्धि या कमी एक निश्चित दर पर नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं, पैराबोलिक प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कि वो निश्चित नहीं होती। इससे अनेकों प्रकार हैं, परंतु इसमें प्रमुख द्वितीय श्रेणी को पैराबोलिक प्रवृत्ति प्रमुख है, जिसका समीकरण निम्न है। इसका समीकरण क्या है, y इक्वल्स टू में a प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर। आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में उपनति प्रवृत्ति के अध्ययन का बहुत ही महत्व है। इससे विभिन्न चरों की भूतकालीन वृद्धि या कमी का पता चलता है तथा इसके आधार पर भावी अनुमान लगाए जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो 3 पॉइंट और रहते हैं, मौसमी उच्चावचन या मौसमी विचरण, चक्रीय उच्चावचन और क्या है हमारा अनियतित या देव उच्चावचन, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ आप इतना ही एक बार आज की वीडियो में जो जितना मैंने करवाया उतना रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।